तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि एक अभी दिया है ये कि tan a बराबर 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 तथा आई कोटि 2 गुणे 2 का एक तत्समक अवयव है। 2 गुणे 2 का एक तत्समक अवयव है, मतलब इस जैसे इसमें र 2 है, एक र 2 र और कॉलम भी 2 है, वैसे ही तत्समक अवयव जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा, ये हिंदी में इकाई अवयव या तत्समक अवयव या एकांक अवयव बोलते हैं। ये भी 2 गुणे 2, क्योंकि ये 2 गुणे 2 का है तो तत्समक अवयव 2 गुणे 2 ही लेंगे, तभी ना जोड़ पाएगा। जब कोट ऑर्डर बराबर रहता है, समान रहता है, तभी दो अवयवों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, गुणा के लिए अलग रूल, अलग तरीका है। इसमें भी ये लिखा है आई माइनस ए, ये भी लिखा हुआ जो भी है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोट का एक तत्समक अवयव है। तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये अल्फा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर ऐसे डायरेक्ट एज इट इज अगर रख कर किया जाए, जैसे tan tan है तो cos sin, अगर ऐसे लेकर कैलकुलेशन करेंगे तो लेंदी हो जाएगा ये। ठीक है, ये लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम संख्या में परिवर्तित करेंगे, मतलब अल्फा की जगह पर क्या मान रखा जाए कि अल्फा बाई 2 किया जाए तो tan में किसी मतलब इसमें से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो यहां पर भी अल्फा का मान रखा जाए और यहां पर भी अल्फा का मान रखा जाए, तो इसका मान हम ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार निकाल सके। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े ही हैं, tan 30 डिग्री मान क्या होता है, tan 60, या साइन cos 45, ऐसे सब। तो इसमें क्या रखा जाए, अगर यहाँ पर अल्फा रखेंगे कोई भी मान इसमें से, तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा वही मान जो मानेंगे इसमें से कोई एक। तो 0 रखेंगे तो 0/2 होगा, तो 0/2 होगा तो देखो, tan अल्फा बाई 2 हम ले रहे हैं अल्फा बराबर 0 डिग्री, तो tan अल्फा बाई 2 माने tan 0 डिग्री बटा 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। ठीक है, ये सेट कर जा रहा है। और इसमें cos अल्फा का मान निकालेंगे, सबके जगह पर लिखना है, क्या मान है भाई, अल्फा बराबर 0 मान है, तो यहाँ पर भी cos अल्फा सबका मान निकल जाएगा। cos अल्फा मतलब cos 0 डिग्री, या cos 0 डिग्री का मान कितना हो 1 होता है, माइनस साइन अल्फा यानी माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है -0 होता है, यानी कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो क्या कह रहे हैं हम, हाँ कह रहे हैं यही कि अल्फा की जगह पे या तो 0 ले लो, 0 भी ठीक है। 30 लोगे तो दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पर 30 रखोगे तो tan 30/2, तो tan 15, tan 15 का मान थोड़ा लंबा है, वो है मान, लेकिन वो नहीं लेंगे हम, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो वो हम नहीं लेंगे, हम सुविधा वाला लेंगे। तो 60 भी ले सकते हैं, tan क्या ले सकते हैं 60/2 तो क्या हो जाएगा tan 30, तो भी रूट आ जाएगा, थोड़ा और दिक्कत करेगा। तो हमें ऐसा मान लेना है। तो हमें एक तरीका बता दे रहा हूँ कि इनमें से कोई नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी लेंगे तो रूट आ जाएगा, दिक्कत करेगा कैलकुलेशन में। एक या तो ये ले लो या तो एक ये ले लो। ठीक है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, 0 ले लो नहीं तो 90 ले लो, कोई एक मानो। तो हम मान रहे हैं क्या, ये 90 डिग्री मान रहे हैं, माना अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस, माना अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो सबका मान निकाला जाए भाई, ए का मान निकाला जाए और इसका भी मान निकाल लेंगे, या बाद में निकालेंगे उसका मान, पहले निकाला जाए। हम लोग मानेंगे इसमें से 0 या तो 90, तो हम 90 ले रहे हैं, आप 0 भी लेकर कर सकते हैं। मान मालूम होना चाहिए कि साइन 90 का मान कितना होता है, काश 90 का मान कितना होता है, टाइम ए बराबर क्या निकालेंगे 0 tan 90 डिग्री बटा 2। अच्छा, यहीं से निकाल लिया जाए, यहीं से निकाल लिया जाए। जब ये हो गया तो tan अल्फा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फा की जगह पर 90 डिग्री मान है ना बटा 2। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 90 में, तो 2 45 में 90, यानी tan 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। तब मान रख दीजिए tan अल्फा बाई 2 का मान आ गया क्या 1। अगर मानेंगे अल्फा की जगह पर 90 डिग्री, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मान 0, यहाँ पे भी एक हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 का मान, ये माइनस tan अल्फा बाई 2 का मान क्या लिखा है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 रखो, थोड़ा और नीचे लिख दे रहा हूँ, 0 tan अल्फा बाई 2 का मान 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है,
तो LHS में I प्लस है, यहां से I का मान क्या होगा बताओ, आइडेंटिटी है ना, तो 2 गुणे 2 का है, तो ये भी ऑर्डर 2 रहा है, 1 0 0 1, ये कामा है बीच में। तो LHS में क्या है, I प्लस है, तो हम लिख रहे हैं LHS I प्लस A। ठीक है, I के मान यहां से रखेंगे 1 0 0 1 प्लस A का मान क्या है, ये है 0 1 -1 0। अच्छा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा अवयव क्या प्राप्त होगा, डायरेक्ट बताओ तो। 1 + 0, 1 + 0, ये 0 प्लस, देखो 0 बीच में प्लस है ना, तो लिखेंगे 0 प्लस, ये हो जाएगा -1, फिर 0 + 1, 0 + 1, 0 + 1 हो गया ना, 1 + 0, ठीक है, बराबर 1 + 0 क्या आ जाएगा, 1 होगा, 0 + 1 क्या होगा, 1, 0 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ना, -1, 1 + 0 1 हो गया हमारा। यानी LHS में I + A को अगर दोनों को जोड़े, I का मान रख दिए यहाँ पे, A का मान यहाँ पर रख दिए, अगर दोनों को जोड़ दिए ये पर जोड़े हैं ये, तो जोड़े हैं तो क्या आया हमारा वैल्यू, कितना आया रिजल्ट हमारा, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 + 1 यानी ये आया 1 + 1, लिखा हूँ 1 + 1, ठीक है, 0 प्लस है बीच में तो प्लस दिया हूँ, अब -1 है तो ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, फिर 0 + 1 0 + 1 1 + 0 1 + 0, अब हल किया है तो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही होगा, अभी देखो 0 से मतलब ही नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो -1 हो गया, 0 + 1 1 1 + 0 1, ठीक है। यानी LHS में हमारा ये मान आया, कॉलम में पहले कॉलम 1 1 और -1 और 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां से, ये तो हो गया ना, अब हम RHS लेंगे, तो RHS में क्या है, तो RHS में हम लोग यहां से कर रहे हैं, यहां से देखो ये हटा दे रहा, RHS लिख रहे हैं, RHS, अब थोड़ा छोटा बोर्ड है तो थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है, तो RHS बराबर ये लिखेंगे, RHS में क्या है I - A, ठीक है, और पहले उतारेंगे इत्मीनान से, cos अल्फा साइन साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। चलिए ये यहां तक समझ में आया। उतारने के बाद हम I का मान रखेंगे, I का मान क्या रखेंगे जी भाई, I का मान क्या रख सकते हैं, I का मान यहाँ है 1 0 0 1, ठीक है, ये तो रख दिए, माइनस A का मान रखेंगे, A का मान क्या है भाई, ये 0 1 -1 0 0 1 0 1 -1 0 -1 0, ठीक है, ये ब्रैकेट में, तो ऐसे ब्रैकेट में घेर सकते हैं, ऐसे घेर सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कई तरीके हैं करने के, सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कैलकुलेशन इज दिस, ये है सबसे बेस्ट हमारा, मुझे तरीका ये लगता है, और ये ही बेस्ट है, तो है ये, तो cos अल्फा, अल्फा की जगह अब क्या माने 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखो 90 डिग्री, यहाँ पे भी लिखो 90 डिग्री, साइन अल्फा मतलब साइन 90 डिग्री, अल्फा कटा, अल्फा के मान क्या माने है 90 डिग्री, यहाँ पे लिखो साइन 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या लिखेंगे मैट्रिक 1 - 0, क्या लिखेंगे 1 - 0 1 - 0, ठीक है, 1 - 0, फिर 0, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा -1, फिर 0 - 1 0 - 1, फिर 1 - 0, ठीक है जी, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर cos 90 का मान कितना होता है 0 cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, बहुत सुंदर, माइनस साइन 90 डिग्री, तो माइनस रहने दो, साइन 90 का मान कितना होता है 1, याद होना चाहिए भाई, साइन 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है, रट लो, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, या 11th में पढ़े हो फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री,
उसमें बहुत सारे सवाल है याद हो गया होगा, ठीक है, या 10th में भी है। तो अब हम मान रखेंगे, अब हल करेंगे ना, अब हल किया जाए भाई। तो देखो 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही होगा, और 0 में से 1 कभी घटता है, ऋण 1 साथ में लेंगे क्योंकि आगे है, ठीक है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। इसके बाद करेंगे तो देखो ये 0 से मतलब नहीं है, तो ऋण ऋण कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो गया। ये क्या होगा, ठीक है, थोड़ा तिरछा लिख रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक, धन 1 हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाओ तो 1 ही होगा। अब फिर बाकी ये जो बचा ऐसे लिखो, 0 -1 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है, आराम से। अब इन दोनों के बीच में गुणा है, गुणा है तो भाई गुणा किया जाए ना, चलो गुणा किया जाए, यहीं पे कर दे रहा हूँ गुणा चलो गुणा करेंगे तो पहले रो उठाओ, इस कॉलम में गुणा करो, तो पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को, देखो इन दोनों को इसमें गुणा करना है, तो पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, 1 गुणे 0 क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 गुणे 0 0, ठीक है। फिर इससे इसमें ना तो 1 गुणे 1 अब जोड़ देना है गुणा करके, फिर इससे इसमें करना है तो 1 गुणे ऋण 1 कितना होगा, -1, 1 गुणे ऋण 1 -1, फिर 1 गुणे 0 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर यहां से इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो ऋण 1 गुणे 0 0, ऋण 1 गुणे 0 कितना होगा, ऋण 1 और गुणे 0 0 होगा, ठीक है, 0 हो गया, ऋण 1 गुणे 0 0, फिर इसको उठाकर इसमें किए, फिर इसमें करेंगे तो ऋण 1 गुणे 0 0, 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा, फिर इससे इसमें करेंगे तो ऋण 1 गुणे ऋण 1 धन 1 होगा कि नहीं होगा, ऋण 1 पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, जब इससे इसमें करेंगे तो पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तो ऋण 1 गुणे ऋण 1 कितना हो जाएगा, धन 1 होगा, ठीक है। अब फिर प्लस 1 गुणे 0 0 हो जाएगा, फिर आगे क्या करेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ऋण 1 गुणे 0 ऋण 1 होगा, 1 गुणे 1 धन 0 ऋण 1 गुणे सॉरी ऋण 1 धन 0 ऋण 1, 1 धन 0 1 ही होगा। अब देखो दोनों मान बराबर आया है, देखो एलएचएस में भी मान रिजल्ट देखो, ये हल जोड़े हैं, फिर यहाँ जोड़े हैं, फिर रिजल्ट ये आया है, 1 ऋण 1 1 और 1, मैंने पहले कालम में 1 1, दूसरे कालम में ऋण 1 और 1। आरएचएस में जो हल किए ये कैलकुलेशन ये तामझाम किए तो क्या आया है, 1 1 ऋण 1 और 1 दोनों का मान बराबर आ गया है, अतः हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो कहीं लिख दे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, हेंस या अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, ये प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है, हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस। फाइनली आंसर सब करने के बाद करते जाएंगे, लास्ट में ये लिखेंगे, अंतिम में लिखेंगे, लास्ट में बिल्कुल नीचे, हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस, सिद्ध हुआ हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 लिख रहे हैं इसको मिटाने के बाद। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, मैं लिख नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है, कोई व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 का कोष है, जिसे दो भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है, ठीक है, उसको दो भागों में निवेश करना है, कहीं लगाना है ब्याज पे। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पे 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। मैंने 30,000 को दो भागों में, दो भाग बनाना है, 30,000 को दो पार्ट करना है, उसमें से कुछ भाग को 5% वार्षिक ब्याज पर और कुछ भाग को, मैंने दो भाग में पहले बांड को, दो बांड करना है, उसको दो पार्ट में करना है, तो उस प्रथम बांड को 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगाना है और द्वितीय बांड को 7% के वार्षिक ब्याज की दर से लगाना है, ठीक है, मैंने निवेश करना है कहीं पे जिसे हमें ब्याज प्राप्त हो। उसके बाद कह रहा है कि ब्याज प्राप्त होता है, अभियोग गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित करना है, मैंने अभियोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अभियोग का यूज करना है, तो अभियोग का गुणन का प्रयोग करके 30,000 के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, मैंने उसको किस प्रकार बांटा जाए, दोनों को 30,000 को कितना कितना पार्ट अलग अलग करके ब्याज पर दिया जाए, जिससे व्यापार जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहले तो 1800 और दूसरा 2,000 रुपया मिले, मैंने दोनों मिलाकर 1800। कैसे के पहला पार्ट है
कि पहला क्वेश्चन दिया कि पहला मिल रहा है हमें 1800, मैंने क्वेश्चन कह रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ 19 नंबर है, मैं मैथ में लिख दे रहा हूँ कि ये 30,000 है, ये 30,000 रुपया है, ठीक है। ये हमारे पास इतना कोष है व्यापार, सॉरी इतना का कोष है, और इसको दो बराबर भागों में, दो बराबर नहीं, दो बांडों में निवेश करना है कहीं पर, ठीक है, जिससे हमें ब्याज मिले। तो जैसे ही ब्याज कितना कितना, प्रथम बांड ये प्रथम बांड मान लो, प्रथम बांड, आइए द्वितीय बांड, द्वितीय लिख दे रहा हूं मैं सॉरी, द्वितीय बांड, बांड है, ठीक है। तब प्रथम बांड कितना ले और द्वितीय बांड कितना ले, जिससे हमें दो प्रकार के कुल वार्षिक ब्याज मिल रहा है, दो प्रकार के, एक 1800, एक 2000, ठीक है। तो मान लेंगे हम, माना कि प्रथम बांड हम क्या मानेंगे, 100 रुपया, और द्वितीय बांड जब इसमें से 100 रुपया मान लिए, तो कुछ मानोगे इसमें से कि कुछ इसमें से हिस्सा निकाल करके प्रथम बांड पर लगा दिए, तो बाकी से शीशा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी ना से शीशा निकलेगा। तो 30,000, सॉरी 30,000 माइनस एक्स, इतना बांड दूसरे बांड, जो प्रथम बांड के लिए 100 रुपया, इतना द्वितीय बांड, ठीक है, इतना 30,000 माइनस एक्स, प्रथम बांड इतना निवेश किया कहीं पे, और इतना 3,000, जब इतना इसमें से इतना निवेश कर दिया, तो बाकी जो शेष बचा था इसमें से इसको घटाएंगे तभी ना शेष निकलेगा, तो द्वितीय बांड में निवेश कर दिया इसको और रेट जो मिल रहा है, इसका जो रेट है R1 ले सकते हैं, इसका रेट है 5% वार्षिक ब्याज, ठीक है, वार्षिक, वार्षिक रेट मतलब R माने रेट, दर, R1 लो या R2 लो, कुछ भी लो, R1 ले लो, दर, ये हमारा क्या है, दर। और दूसरा जो इसको रेट जो दिया है, इस रेट को 7% पर दिया है, 7% वार्षिक, ये भी क्या है, साल भर के लिए वार्षिक निवेश करता है कहीं पे। तो कह रहा है कि जो टोटल दोनों से जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा इन दोनों से, चाहे SI हो CI हो, साल भर के लिए है, 1 ईयर के लिए, तो CI निकालो SI निकालो, दोनों इक्वल ही होगा, साल भर के लिए, साल भर बाद ले लेना है। तो इससे जो इंटरेस्ट आएगा, जो ब्याज निकलेगा, और इससे जो ब्याज निकलेगा, दोनों का योगफल, दोनों ब्याजों का योगफल, पहले तो दिया 1800 आ रहा है और दूसरा दिया है 2000। तो पहले स्थिति में, फर्स्ट कंडीशन में, पहला सवाल है, ये दोनों के लिए हो गया। अब पहला सवाल है कि हमें कुल ब्याज कितना मिल रहा है, कुल ब्याज कितना मिल रहा है, 1800, कुल ब्याज 1800 मिल रहा है ना, कुल ब्याज हमें 1800 मिल रहा है, ये कुल ब्याज लिख दे रहा हूं, कुल ब्याज बराबर कितना है हमारा, 1800, ठीक है, कुल ब्याज हमारा क्या हो गया, 1800। तो कुल ब्याज मैंने 1800, अगर हम बांड को अवयव के रूप में दर्शाना चाहें, तो बांड को अगर अवयव के रूप में दर्शाएंगे तो हाँ, अगर हम बांड को अवयव के रूप में दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे रॉ में लिखेंगे और उसको कॉलम में, ठीक है, रॉ में लिखेंगे तो ये हो गया एक्स, कोई भी ले लो, ये एक्स हुआ तो कितना हुआ, 30,000 माइनस एक्स, यहां पर लिख दे रहा हूं 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। जो हम बांड लगाए हैं, निवेश किए हैं, प्रथम बांड द्वितीय बांड, उसको मैट्रिक्स में लिखना हो अवयव में, तो ये हो गया हमारा अवयव, ठीक है, अवयव के रूप में ऐसे लिखेंगे। और रेट जो है हमारा, रेट को जो हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जाहिर सी बात है, तो रेट को जो हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे कॉलम में, ठीक है, रट लो कि ये कॉलम में लिखा जाए तो लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणन कराना है तो ये 5%, पहले के लिए तो 5%, तो पहला लिखो 5%, ठीक, दूसरा कितना है 7%, तो दूसरा लिखो 7%, ठीक है। और कुल ब्याज दिया है, माने इन दोनों का गुणा, ए इंटू आर, यानी लिख सकते हैं ए इंटू आर, माने AR भी लिख सकते हैं, AR
बराबर कितना दिया है हमारा 1800। कुल ब्याज मतलब AR मैंने लिख सकते हैं यहाँ पे इससे कुल ब्याज अगर प्राप्त किया जाए, कुल ब्याज कितना है, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा 1800 दिया है, मैंने इन दोनों का गुणा A इंटू R। ठीक है, तो हम कुल पलट सकते हैं, इसको इधर इसको इधर। देखो तो AR बराबर क्या लिख सकते हैं, कुल ब्याज कितना है 1800 ना, तो इधर लिख दो, ये ऐसे लिख सकते हैं, पर लिख दे रहा हूं, अदला बदली कर दे, इसको उधर इसको उधर, तो कुल ब्याज, तो AR ए की जगह पर लिख सकता हूं, ये वाला मैट्रिक्स है, गुणा है दोनों का, लिख सकता हूं x, आइए हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x, और R की जगह पे ये लिखूंगा रेट, रेट कितना है भाई 7% है, और दूसरा कितना है, अरे सॉरी पहला है 5%, पहला है 5% पर, तो पहला हो गया 5% और दूसरा कितना है 7%। ठीक है जी, बराबर कुल ब्याज कितना हो गया हमारा 1800, ये ना 1800, हाँ 1800, इतना समझ में आया। अब इन दोनों को गुणा कराना है तो गुणा जानते हैं कि रॉ से गुणा कराना है तो कॉलम में कराना है, ये इसमें गुणा कराना है भाई ना, तो पहले वाले को पहले से, तो x इंटू 5%, क्या लिख सकते हैं भाई x इंटू 5%, गुणा होता है तो इसको इससे गुणा x इंटू 5%। ठीक है, और फिर प्लस होता है ना इतना 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स इंटू 7%, बराबर 1800। समझ में आया, इसको गुणा कराना है इसमें रॉ को कॉलम से, तो पहले वाले में पहले से गुणा, तो एक्स गुणे 5% और प्लस 30,000 माइनस एक्स गुणे 7%, 30,000 माइनस एक्स गुणे 7%। अब इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे 5%। देखो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, 1/100, 1/100, प्रति 100 मैंने 1/100, तो 5%, अगर 5% है तो 5/100 हो जाएगा, 7% है तो 7/100 हो जाएगा। ठीक है, 9% है तो कितना हो जाएगा 9/100 हो जाएगा। ठीक है, 2% है तो क्या लिखेंगे 2/100 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत है तो लिख सकते हैं 5 है, परसेंट है तो 5 बटा क्या लिख देंगे 100। चलो इतना समझ में आएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस एक, 7% है तो क्या लिखेंगे 7/100, बराबर कितना हो जाएगा जी 1800। बहुत सुंदर, चलिए आगे। अब ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x/100, कटाएंगे नहीं, कोई काटपीट नहीं करेंगे, ऐसे कि जो करते लिखेंगे, 7 से इसमें गुणा, क्योंकि गुणा है ना तो 7 से इसमें गुणा हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, ये धन ऋण के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कटा मत देना, 7 से गुणा करो, तो ऊपर लिखेंगे 70 का 21 के पीछे 4 जीरो, माइनस कितना आ जाएगा जी 7x, अब बटा नीचे क्या है 100 है, बराबर कितना आ जाएगा ये 1800। एलसीएम समान है ना, तो एलसीएम ले लेंगे 100, दोनों का एलसीएम 100 है, तो ये डायरेक्ट 5x लिखो, प्लस ये भी डायरेक्ट एज इट इज उतार देंगे क्योंकि दोनों का हर एक जैसा है, तो ऊपर वाला 5x डायरेक्ट ऐसे 5x धन ये लिख देंगे, माइनस 7x बराबर कितना आ जाएगा 1800/1। तो ऋण 7x में से 5x जाएगा, पहले ये 21 लिखो ऐसे, अच्छा गुणा कर भी कर सकते हैं, पहले गुणा बाद में किया जाएगा, पहले किया जाएगा ऋण 7x में से, देखो पहले ये लिखो धन है ना ये, क्योंकि इसमें से घटाएंगे ऋण 7x में से 5x, तो ऋण में आएगा क्या हो जाएगा घटा दो, ऋण 7x में से घटाएंगे तो ऋण 2x हो जाएगा, और धन कितना हो जाएगा 21, 2,10,000 बटा कितना है 100, बराबर कितना हो जाएगा जी 1800 बटा 1 यहाँ पे 18 है इसलिए, यहाँ पे बटा 1 की है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 2x धन, और 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2,10,000, होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर 1800 में 2 जीरो इसके कारण 2 जीरो बढ़ जाएगा ना, बढ़ा दिया मैं, 100 इसमें से गुणा होगा तो 2 जीरो बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा -2x बराबर -2x, इसको उस साइड ले जाया जाए तो 18
1,80,000 और माइनस 2,10,000 घटाएंगे 1,80,000 रुपया में से 2,10,000 घटाओगे तो कितना होगा? माइनस में होगा ना, क्योंकि माइनस वाले में से घटा रहे हैं, उधर माइनस ज्यादा है, ये ऋण वाला ज्यादा है, तो माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस में आंसर क्या आएगा बताओ? 3,000 आएगा। कितना आ जाएगा? 30,000 नहीं, 30,000 नहीं, हाँ 30,000 आएगा। 30,000 आएगा, ठीक है। 30,000 आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा? 2x बराबर 30,000, तो x बराबर 15,000, आधा हो जाएगा ना भाई, नीचे 2 चला जाएगा। तो फिलहाल मैं इधर वाला मैं हटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, यहीं तक हटाएंगे, क्योंकि ऊपर जो है दूसरे प्रश्न के लिए भी है, यहां से हम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा जी? 2x बराबर 30,000 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30,000 बटा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये हो जाएगा हमारा 15,000। अरे 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बचेगा, 10 होगा, 2 5 10, 3 जीरो है ना, सॉरी 3 जीरो हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,000, यानी हमारा हो गया 15,000 रुपया। 15,000 आ गया ना। तो प्रथम बांड हमारा 15 जो हो जाएगा, द्वितीय बांड हमारा 30 में से घटाएंगे। अरे 30,000 है तो 15,000 ये, तो 15,000 ये, आधा हो गया, क्योंकि आधा ही है। तो 1800 ब्याज प्राप्त करने के लिए, कुल ब्याज 1800 प्राप्त करने के लिए प्रथम बांड कितना चाहिए? 15,000, और द्वितीय बांड कितना होना चाहिए? वो भी, अरे 30,000 में से घटाओगे ना 15,000, 30,000 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000, ठीक है, हो गया हमारा आंसर। ये पहला का था कि 1800 ब्याज हम कुल ले रहे हैं, तो कितने कितने बांड पर हम लगाएंगे पैसा, निवेश कितने कितने बांड को कर, कितने कितने पैसा निवेश करेंगे। प्रथम बांड कहाँ पर निवेश करेंगे कितना, और द्वितीय बांड कितना निवेश करेंगे, कि दोनों से हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा कुल मिलाकर 1800 होगा। तो ये हमारा सवाल हुआ, पहला का आंसर ऐसे होगा। ऐसे ही दूसरा है सेकंड, तब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, अब इन सबको हटा रहा हूं। चलिए दूसरा में भी कुछ स्टेप तक सेम ही होगा, लेकिन कुछ स्टेप तक नहीं होगा। देखो यहां से दूसरा है, दूसरा पार्ट है कि अब हमें कह रहा है कि कुल ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 2,000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है भाई? 2,000 रुपया हमें कुल ब्याज मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि इस मैट्रिक्स को ए के द्वारा दर्शाना है। अगर हमें जो बांड है उसको मैट्रिक्स के द्वारा दर्शाना है, मैट्रिक्स में अवयव के रूप में लिखना हो, तो क्या लिखेंगे? पहले एक्स रॉ में लिखेंगे सब, कहीं दाई सैकड़ा हजार 10, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, 30,000 माइनस एक्स, ये हो गया। और रेट को लिखना होगा तो कॉलम में लिखेंगे ऐसे। तो पहला है 5% रेट और दूसरा कितना है? 7% रेट, उतना ही है। तो कुल ब्याज बराबर, कुल ब्याज बराबर ए आर, कुल ब्याज बराबर ए आर। पलट कर लिख सकते हैं, ए आर बराबर क्या लिख सकते हैं? कुल ब्याज। क्या लिख सकते हैं भाई? कुल ब्याज बराबर ए आर। तो ए आर बराबर अदला बदली कर दिए, इसको उधर इसको इधर। तो ए आर माने ए का मान रखो और आर का माने ए अवयव रखो और आर अवयव। तो यहां से देखो ए रखेंगे, यहां से क्या है भाई? तो एक्स, और ये हमारा है 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। फिर आर रखेंगे, ये ए और आर रखेंगे, ये रेट। तो ये हमारा है कितना? 5%, और ये हमारा है 7%, बराबर कुल ब्याज क्या है? कुल ब्याज यहाँ पे लिखे है 2,000। फिर उसी तरह गुणा करना है, इससे इसमें करना है। चलिए गुणा किया जाए, इससे इसमें करेंगे ना, तो पहले वाले को पहले से
मैंने x इंटू 5%, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस x कितने परसेंट इंटू 7%, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2,000। तो x का 5% क्या होगा 5/100 होगा, पीछे बता चुका हूं। इसमें भी क्या आ जाएगा वही काम है जो पीछे वाला काम किया है वही काम करना है, केवल 2,000 बराबर में लिखते जाना है। 7 बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा ये 2,000। अब ये करेंगे तो हो जाएगा 5x बटा 100 प्लस 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7×21 2,10,000 माइनस 7x अब बटा कितना हो जाएगा हमारा 100 बराबर कितना हो जाएगा ये 2,000। ये 7 है। चलिए इतना हो गया ना। अब हम एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे ये डायरेक्ट ऊपर जुड़ जाएगा 5x धन 2,10,000 माइनस 7x अब बटा में कितना आ जाएगा जी 100, क्योंकि दोनों का हर 100 है तो डायरेक्ट ऊपर वाला जोड़ दो बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 2,000, सॉरी 2,000 है। अब हम क्या करेंगे अब कुछ नहीं करेंगे, बटा 1 कर दो, अभी मत करो पहले हल करो। ऋण 7x में से 5x ले जाएगा तो ऋण 2x अब प्लस कितना आ जाएगा ये 2,10,000 अब बटा 100 बराबर 2,000 अब बटा 1 कर दो, कैंची मार गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2,10,000 बराबर इसमें गुणा करेंगे तो इतना जीरो और ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख होगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, इधर लिख दो माइनस 2x बराबर 2,50,000 है और इसमें से ये घटा ये उधर जाएगा 2,10,000 2,10,000 तो ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर कितना आ जाएगा 2 लाख में से 2,10,000 जाएगा तो 10,000 बचेगा ना 10,000 ऋण में, क्योंकि माइनस वाले में से घटा रहे ऋण ऋण कैंसिल तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से x बराबर कहाँ हो जाएगा 10,000 बटा 2 10,000 बटा 2 तो 2 से भाग दे देंगे 2 5 10 5,000 यानी आंसर हमारा कितना आया फाइनली आंसर कुल मिलाकर x का मान कितना आया जी यहाँ पर कर दे रहा हूँ। x का मान कितना आया हमारा 5,000, x का मान कितना आया हमारा 5,000 ठीक है ये 5,000 आ गया। तो जब पहला 5,000 है प्रथम बांड कितना हो गया हमारा प्रथम बांड हमारा 5,000 कितना रुपया हो गया प्रथम बांड हमारा कितना हो गया 5,000 रुपया। तो द्वितीय बांड कितना होगा द्वितीय बांड कितना हो जाएगा द्वितीय बांड कितना हो जाएगा जब प्रथम बांड 5,000 है तो द्वितीय बांड कितना हो जाएगा जब ये 5,000 हो गया तो 30,000 में से 5,000 घटा दो तो 30,000 से 5,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25,000 ठीक है ये हो गया हमारा 25,000। तो ये ना क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 20 तो इसके हटा दे। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ दे रहा हूं मैं। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। ठीक है दर्जन के रूप में दिया है कि कितने कितने दर्जन पुस्तकें हैं। आगे कह रहा है कि इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 फिर है 60 उसके बाद 40 माने 80 रुपया 40 रुपया 60 रुपया 40 रुपया प्रति पुस्तक है। मैंने जो 80 रुपया है और 60 रुपया प्रति पुस्तक रेट दिया है। तो कह रहा है कि अव्यू बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए 8 दर्जन पहला है कि 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है तो 8 दर्जन नहीं पहले है रसायन विज्ञान तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान है तो दर्जन में दिया है
तो रसायन विज्ञान की कुल पुस्तकें कितनी हो जाएंगी? रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, तो रसायन विज्ञान की जो पुस्तकें हो जाएगी कितनी हो जाएगी? कुल मिलाकर कितने दर्जन दिया है? तो दिया है 10 दर्जन रसायन विज्ञान के। तो 10 दर्जन दिया है तो 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 यूनिट होता है। जानते हैं ना कि 12 पीस के बराबर होता है। यूनिट मतलब पीस, सॉरी यूनिट नहीं पीस या 12 पीस लिखो, यूनिट लिखो। तो 10 दर्जन है तो 10 दर्जन मतलब एक दर्जन में 12 बुक होती है, किताबें होती है ना भाई। एक दर्जन में 12 पीस होता है। तो हम 10 दर्जन दिया है तो 10 दर्जन का दाम कितना आ जाएगा? दाम कह रहे हैं 10 दर्जन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 दर्जन कितनी संख्या हो जाएगी? 12 दहा में 120। तो ये हो जाएगी 120 रसायन विज्ञान की पुस्तकें। ठीक है, उसके बाद है रसायन विज्ञान के बाद है भौतिक विज्ञान। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान। जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान है उनकी जो दर्जन में दिया है 8 दर्जन। 8 दर्जन है यानी 12 दर्जन से 12 से गुणा करना पड़ेगा कुल पुस्तकों की संख्या के लिए, क्योंकि एक दर्जन में 12 पुस्तकें, तो 8 दर्जन में कितनी पुस्तकें? 12 गुणे 8, 8 गुणे 12 या 12 गुणे 8, तो 12 8 है 96, 96, यानी 96 पुस्तक हो गई कुल मिलाकर के। वो तो दर्जन में दिया था ना। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की और 10 दर्जन रसायन विज्ञान की। तो एक दर्जन में 12 पीस होता है ना, तो 12 दाम में 120 पुस्तकें हो जाएगी। 8 दर्जन मैंने एक दर्जन में 12, 8 दर्जन में 12 8 है 96 पुस्तकें हो गई किसकी? भौतिक विज्ञान की। इसी तरह दिया है 10 दर्जन अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र की पुस्तकें 10 दर्जन दिया है। तो एक दर्जन में 12 पुस्तकें ना, तो 12 से गुणा करोगे तो ये भी कितना हो गया? 120। ठीक है, तो चूंकि ये बुक्स है सारी, तब बुक्स को अगर हम आव्यूह के रूप में दर्शाना चाहें तो हम बी बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी बराबर, कि इनका जो आव्यूह के रूप में निरूपण करना होगा तो हमेशा रॉ में लिखेंगे। कितना हो जाएगा? पहला 120 केमिस्ट्री के लिए, दूसरा भौतिक के लिए 96 और अर्थशास्त्र के लिए 120। ये हमारी पुस्तकों की संख्या का आव्यूह में के रूप में निरूपण हो गया। ठीक है, आव्यूह के रूप में लिख दिया हम पुस्तकों की संख्या, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इनकी संख्याओं को हमने आव्यूह के रूप में लिख दिया कि पहला केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान, दूसरा फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, और इकोनॉमिक्स की जो बुक है ये 120 है। अब ये हो गया। और इनका रेट दिया है कि प्रति पुस्तक का रेट जो दिया है, तब रसायन विज्ञान के लिए एक पुस्तक खरीदोगे, 120 पुस्तकें हैं, लेकिन एक पुस्तक खरीदोगे तो तुम्हें 80 रुपये पे करना होगा। फिर भौतिक विज्ञान के लिए 96 पुस्तकें हैं, लेकिन एक पुस्तक खरीदोगे तो तुम्हें 60 रुपया देना होगा। देखिए यहाँ पे दिया है प्राइस, इनका जो प्राइस दिया है मूल्य, कि एक पुस्तक खरीदोगे तो 80 रुपया लगेगा पर बुक, पर किताब माने एक बुक, प्रति बुक माने एक किताब के दाम कितना है? 80 रुपया है। ठीक है, रसायन विज्ञान में। और दूसरा दिया है 60 रुपया, इसका दिया है 60 रुपया पर बुक, माने एक किताब खरीदोगे तो कितना रुपया पे करना होगा? 60 रुपया पे करना होगा। फिर अगला है अर्थशास्त्र में 40 रुपया, इसका दिया है कि 40 रुपये पे करना होगा प्रति बुक। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, 60 रुपया पर बुक। ठीक है, मैंने ये खरीदना एक किताब तो 80 रुपया लगेगा, एक किताब का 80 रुपया, तो 120 किताब का कितना दाम हुआ? एक किताब का 60 रुपया, तो 96 किताब का कितना दाम हुआ? 96 बुक्स का। फिर एक किताब का दाम अर्थशास्त्र का लोगे तो 40 रुपया देना होगा, तब 120 रुपया का कितना होगा दाम? तो हम लोग डायरेक्ट गुणा करके जोड़ भी सकते हैं। इसको गुणा करेंगे, फिर इस दोनों को गुणा करेंगे, एक किताब का दाम इतना तो 120 का दाम निकाल लेंगे। एक किताब का दाम 60 रुपया, तो 96 किताब का दाम वो भी निकाल लेंगे हम। फिर 80, एक किताब के दाम 80 रुपया, तो 120 किताब के दाम वो भी निकाल लेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे, टोटल दाम निकाल कर तीनों को जोड़ देंगे तो भी हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बीजगणित का प्रयोग, क्या कह रहा है? बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों अभी बीजगणितीय द्वारा, मतलब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स का यूज करके हमें कुल प्राइस निकालना है, टोटल प्राइस कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए किया जाए।
तो अगर हम रेट, ये तो बी बुक्स का हुआ, बुक का अभी क्रम है। अगर प्राइस को लेना चाहें, पी मतलब प्राइस ले लो, रेट ले लो, रेट भी ले सकते हैं, रेट यानी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर भी लिख सकते हैं। प्राइस जो बुक है कितना है, तो इसको कॉलम में दिखाएंगे कि पहले रसायन विज्ञान के लिए देखो, रसायन विज्ञान है तो 80 रुपया है, 96 बुक्स है, इनका जो प्रति किताब का दाम कितना है, 60 रुपया। फिर 120 है अर्थशास्त्र, प्रति अर्थशास्त्र की बुक की जो किताब है, मैंने एक किताब लोगे तो कितना रुपया लगेगा, 40 रुपया ऐसे। तो कुल पुस्तक, कुल मूल्य, कुल धन कितना आ जाएगा, कुल मूल्य कितना होगा, खरीदोगे इतनी किताबें तो क्या हो जाएगा। हाँ अच्छा, बेच रहा है, बेच रहा है कोई, तो कुल प्राप्त राशि लिखेंगे, कुल प्राप्त, पूछ रहा है कुल प्राप्त राशि कितनी होगी, तो कुल प्राप्त राशि बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी बीपी ले लो या बी आर ले लो, कोई भी ले लो, पी से दिखाओ या आर से दिखा, तो ये हो गया, तो ये ले लेंगे हम इतना, बीपी दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, तो दोनों गुणा किया जाए ना जी, बी की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ बराबर देकर डायरेक्ट, ये बराबर ये, यही चीज लिखूंगा यहाँ पे, ये ना लिख करके बीपी बराबर, बी का मान रख दिया कितना, 120, 96 और 120 है, ठीक है। चलो, और पी का मान लिख देंगे, ये कॉलम में है, तो क्या लिखेंगे भाई, 80, 60, 40, 80, 60, 40, यही दिया है ना। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, चलो हो गया, 80, 60, 40, इन दोनों को गुणा करना है, तो भाई 120 गुणे 80, भाई रॉ से कॉलम में गुणा करेंगे तो पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से जोड़ देना है, तो 120 गुणे 80 प्लस 96, 80 है ये, और उसके बाद 96 गुणे 60, फिर 120 गुणे 40, तीसरे वाले को तीसरे से, 120 गुणे 40 गुणा करेंगे तो क्या, 12 वाट है 96, 12 वाट है 96 और 2 जीरो, प्लस 6 का 36 की 84 में लगा 3, और 9 6 का 54, 54 और 3 कितना आ जाएगा, 57, एक जीरो बढ़ा देंगे, प्लस बर 6 72 और 2 जीरो लगा देंगे, 57 से 70, अरे बर 6 72 नहीं, बर 4 48, सॉरी, ये बर 4 को क्या आ जाएगा 48, 0 0, अब जोड़ देना है, तो जोड़ना है तो जोड़ो भाई, 0 0 0, शुरू में 0 है तो 0 होगा, फिर 0 6 6 होगा, जोड़ देना है कुल मिला करके, कैसे भी जोड़ो, 8 7 15, 15 6 21 के एक हाथ में लगा 2, 2 4 2 6, और 6 5 11, 11 9 कितना आ जाएगा 20, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 2 20,160 रुपया, टोटल हमारा प्राप्त धनराशि होगी 20,160 रुपया। चलिए, तो ये क्वेश्चन था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था सर, हाँ 20 नंबर था, अब हम 21 नंबर करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 21 नंबर है, 21 नंबर से लिखने से क्वेश्चन 21 22 दोनों के लिए कुछ स्टेटमेंट ऊपर दिया है कि अभी दिया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, और कोटि दिया है 2 एन, एक्स को एक्स अभी की कोटि 2 गुणे एन है, एन कोटि क्या है, वाई अभी जो है 3 गुणे के का कोट की अभिक्रिया कोट की है, और जेड जो अभी है यह 2 गुणे पी कोट की है, और डब्ल्यू जो दिया है एन गुणे 3 कोट की है, और पी दिया है पी गुणे के कोट की, ठीक है, अभी है, ये कोटियां दिया है इनकी, अभी है इनकी कोट दिया है। तो 21 नंबर सवाल कह रहा है, कुछ खास नहीं है, बहुत इजी सवाल है, कह रहा है कि पी वाई डब्ल्यू आई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध हो सकता है। तो देखो, पहले तो हम समझेंगे कि दो अवयवों का गुणा कब संभव होता है, दो अवयवों का गुणा कब संभव होता है, पहले ये जानेंगे, और दो अवयव या जोड़ेंगे या घटाएंगे, दो अवयवों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसके लिए क्या प्रतिबंध है, माने इसमें क्या होता है, कैसे जोड़ेगा, कौन कौन से अवयव दो जोड़ा जा सकता है, कौन कौन दो अवयव नहीं जोड़ा जा सकता है, जोड़ा या घटाया दोनों में ले लो, जोड़ा या घटाया जा सकता है, कौन कौन ऐसे दो अवयवों को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, तो उनका क्रम समान हो, उनका क्रम यानी कोटि, उनका कोटि क्या हो, दोनों अवयव का कोटि अगर समान है, दो अवयव हैं, दोनों अवयव के कोटि अगर समान है, पहले अवयव की कोटि और दूसरे अवयव की कोटि, दोनों अवयवों के कोटि
आपस में समान है तभी उनको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। और गुणा, जाहिर सी बात है, गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब गुणा करने के लिए एक और तरीका है कि बराबरी नहीं, मान लीजिए कुछ और भी आ जाए देखो, अगर दो, यहाँ पर पढ़ दे रहा हूं, देखो, दो अवयवों का गुणा तभी संभव है, गुणा देख रहे हैं, जोड़ तो समझ में आया ना, कि अगर दोनों अवयवों की कोटियां, दोनों अवयव के जो कोटि हैं, दोनों अवयव के जो कोटि हैं, वो कोटि आपस में समान होना चाहिए। जितने कोटि का पहला अवयव है दूसरे भी उसी कोटि का है, तभी गुणा संभव है, अन्यथा नहीं है। गुणा कर रहे हैं, जोड़ और घटाना, तभी संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। तो आइए, और गुणा में क्या होता है, गुणा में ये होता है गुणा में होता है, मान लीजिए कि ए, गुणा में तभी संभव है जब उनका पहले दो अवयवों का गुणा, समझा दे रहे पहले, दो अवयव का गुणा, दो अवयव है उनका गुणा तभी संभव है, उनका मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है जब पहले अवयव की कॉलमों की संख्या बराबर दूसरे अवयव के रो की संख्या के बराबर हो, तभी संभव है, अन्यथा नहीं। देखो, मान लीजिए कि अवयव ए है, समझा दे रहा हूं पहले। हाँ, अगर ए अवयव है और एक बी अवयव है, इन दोनों का गुणा तभी संभव है जब इस अवयव में कॉलम की संख्या गिनेंगे, माने इसके कॉलमों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ लिख देंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर इसके कॉलमों की संख्या, इसमें जो अवयव है ये मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव है दोनों का जब पहले अवयव के कॉलमों की संख्या बराबर दूसरे अवयव के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, तभी गुणा संभव है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। ठीक क्लियर हो, सॉरी। और दोनों का जोड़, कोई भी दो अवयव का जोड़ तभी संभव है जब इनकी कोटि आपस में क्या हो, इसकी कोट बराबर इसकी कोटि, इस अवयव की, मतलब ये 2 × 3 का है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 × 3 का होना चाहिए। ये 4 × 3 का है तो ये भी कोटि, इसका भी क्रम क्या, कोटि क्या होना चाहिए, 4 × 3 का होना चाहिए। ये 7 × 2 का है तो ये भी क्या होना चाहिए, 7 × 2 का। तभी जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, अगर ऐसा है तब। तो यही नियम लगाना है इसमें और निकालना है। चलिए निकाला जाए। हाँ चलिए, बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, दिया है पी वाई और डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी का क्या प्रतिबंध होगा। तो पहले लिख रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यही दिया है देखो, तो जाहिर सी बात पी वाई से गुणा करे, ये पी अवयव अलग है, वाई अवयव अलग है, सब अलग अलग है। तो दो अवयवों को जोड़ेंगे तभी संभव है जब इनकी कोटि आपस में बराबर होता, ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। हम यहाँ से पहले पकड़ेंगे पी वाई और डब्ल्यू जेड। तो पी वाई, तो पी की कोटि क्या है, पहले पी की कोटि बताओ। पी की कोटि क्या है, दिया है पी गुणे के, क्या दिया है जी, पी गुणे के। और यहां से देखो वाई का कोटि क्या है, वाई का कोटि क्या है भाई, वाई का कोटि 3 गुणे के है, क्या है, 3 गुणे के, ठीक है। तो पी वाई जो, हाँ अब बताओ, इनका जो इनका जो मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है, इनका मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है जब क्या होगा, हाँ, जब इनका मल्टीप्लीकेशन तभी संभव है जब पहले अवयव के कॉलम की संख्या, देखो रॉ कॉलम होता है ना, ये रॉ होता है और इधर वाला क्या होता है, कॉलमों की संख्या होता है, ठीक है। तो इसमें पहले अवयव की कॉलम, देखो दो अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले अवयव की कॉलमों की संख्या और दूसरे अवयव की रॉ की संख्या, तो रॉ इधर देखो, इसमें रॉ ये है, इसमें रॉ ये है, पहले अवयव कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो के बराबर क्या होना चाहिए, 3, के बराबर क्या होना चाहिए, 3, तभी संभव है, अन्यथा नहीं। तो हमारा तो के का मान क्या आ गया भाई, के की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3, के का मान क्या लिख सकते हैं, 3, ठीक है। और जब दो अवयवों का गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो अवयव बनता है, न्यू मैट्रिक्स का निर्माण होता है, तो उसका क्रम क्या होता है, तो तुरंत जान जाओ कि इन दोनों का गुणा, ये दिख रहा ना, ये वाला, इनका क्रम जो होगा ये वाला ये, ठीक है,
ये इन दोनों का ही क्रम के अनुसार होगा, p गुणे k क्रम का होगा। अगर 3 2 3 4 है तो 3 गुणे 4 क्रम का होगा ये, ठीक है। मान लीजिए कि ये हुआ, जैसे कि नंबर में लिख रहा हूं, मान लीजिए कि पहला जो अभी है 3 गुणे 4 का है और दूसरा है हमारा 4 गुणे 2 का है। तो इन दोनों का ये पहले अवयव का है, मान लीजिए पी अभी इस कोटि का नंबर में 3 इंटू 4, ये है 4 इंटू 2। तो इनका क्रम देखो, इनके कॉलम संख्या, ये रॉ होता है ये कॉलम होता है, तो कॉलमों की संख्या इसके रॉ की संख्या के बराबर है, ठीक है। तो भाई गुणा तभी संभव है, गुणा संभव है ना। और जो गुणा होकर जो पी वाई बनेगा, जो पी वाई गुणा करेंगे तो जो नया निर्माण होगा उसका कोटि क्या होगा, उसका क्रम क्या होगा। तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि इन दोनों का गुणा, माने इन दोनों के कोटि का, माने 3 गुणे 2 का, 3 गुणे पहले 3 रॉ और 2 कॉलम, इस कोटि का वो गुणा होने के बाद अवयव का निर्माण होगा। उसका कोटि क्या होगा, पी वाई का गुणा करेंगे, पी इस कोटि का है, वाई इस कोटि का, तो पी वाई गुणा करेंगे तो इसका कोटि क्या होगा। तो डायरेक्ट बता सकते हैं इन दोनों का गुणा, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, मैंने पी वाई का कोटि जो गुणा करने के बाद जो अवयव बनेगा वो 3 गुणे 2 का कोटि की होगी। तो ऐसे ही इसमें हम लगाएंगे नियम, इस वाले में ये तो समझने के लिए लिखा था हाँ। तो जो हमारा पी वाई जो बनेगा, पी वाई गुणा करेंगे ना भाई, गुणा किया है ना ये में, दोनों अवयवों का जो गुणा करेंगे इसका जो कोटि होगा क्या हो सकता है, इसका कोटि क्या होगा। तो पी गुणे के, पी गुणे के, तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, पी गुणे के, तो बराबर में पी रहने देंगे, लेकिन के की जगह क्या लिखेंगे, के का मान क्या है 3, यानी पी गुणे 3 का ये होगा, ठीक है। चलो अब इसी तरह ये दूसरा लिया जाए डब्ल्यू आई वाला। तो डब्ल्यू आई में जो डब्ल्यू की जो कोटि है, डब्ल्यू का कोटि क्या है, डब्ल्यू का कोटि कितना है जी, डब्ल्यू का कोटि एन गुणे 3 है, एन गुणे 3। फिर क्या है डब्ल्यू और वाई, वाई कितना है, तो वाई का कोटि है, वाई की कोटि कितना है 3 गुणे के, कितना है जी भाई 3 गुणे के। देखो इन दोनों का गुणा तभी ना संभव है जब इनका कॉलम की संख्या रॉ की संख्या के बराबर हो। तो देखो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब जो गुणा करने पर जो अब कोटि बनेगा, इन दोनों को गुणा करेंगे ना भाई, तो इन दोनों को गुणा करेंगे यानी कि डब्ल्यू इंटू आई, ये ना है जो कोटि इनका निर्माण होगा वो इन दोनों के गुणे के बराबर, ये इस कोटि का होगा, एन गुणे के कोटि का। डायरेक्ट रट लो, एन गुणे के कोटि का, एन के का कोटि का मतलब एन गुणे के का मान निकाले कितना 3। देखो यहीं से निकल गया के बराबर 3 है ना, तो ऑप्शन में खोजेंगे कि के बराबर 3 कौन सा है। तो के बराबर 3 इसमें, यानी ये हो सकता है सही, ये हो सकता है सही, इसमें नहीं है, के स्वच्छ है, हटा दो, पी स्वच्छ है, यानी के बराबर 3 ये भी हो सकता है, लेकिन के बराबर 2 नहीं, ये कलर कट गया हमारा, ठीक है। अब ये है नहीं तो ये पहला ये भी काट दो, ठीक है, या तो ए सही है नहीं तो सी सही है, के बराबर 3 इसमें भी है, के बराबर 3 इसमें भी है, तो हमारा ये और ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। अब देखते हैं कि जब दोनों का निकल गया ये दोनों पी वाई, दोनों का अगर हम जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे ना भाई, पी वाई अधन डब्ल्यू वाई, जब जोड़ेंगे तो इनकी जो कोटि होगी आपस में इक्वल होना चाहिए ना, इनकी जो कोटिया होगी आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसकी कोटि क्या है, पी वाई की कोटि क्या है जी, पी गुणे 3, ठीक है, और बराबर होना इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर है तभी जुटेगा। ये दोनों का जो प्रोडक्ट रिजल्ट आया है, ये अभी जो बना है निर्माण हुआ है नया, वह तभी जुटेगा जब इसकी कोटि बराबर इसकी कोट, तो इसकी कोट कितना है पी गुणे 3 और इसकी कोट कितना है एन गुणे 3, तो ये तो 3 3 गोल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पी बराबर कितना हो जाएगा एन। तो इस विकल्प में ऐसा दिख रहा है कोई, हाँ ये दिख रहा है, यानी हमारा ये भी कट गया, P बराबर एन, यानी विकल्प ए हमारा सही है, ठीक है। अरे भाई दोनों का दोनों जो गुणा करेंगे तो अभी होगा ना, दो अवयव का गुणा करेंगे तो एक अवयव निर्माण होगा, इन दोनों अवयव का गुणा करेंगे तो एक अवयव का निर्माण होगा। दोनों एक अवयव बना, इससे गुणा करने पर दोनों अवयव को गुणा करने पर एक अवयव बनेगा ना, फिर इस दोनों अवयव को गुणा करेंगे तो एक अवयव बनेगा ना। तो दोनों अवयव को जोड़ेंगे तो कैसा रहेगा, तो जोड़ेंगे तो इनके कोटि माने इस जो अवयव निर्माण हुआ है उसकी कोटि और इस जो अवयव दोनों गुणा करने पर जो अवयव बना है
इसकी कोट, दोनों आपस में बराबर आएगा तभी ना जोड़ पाएंगे। तो हम दोनों कर दे क्या, पी गुणे थी, इसका निकाले थे पी गुणे थी, और इसका निकाले थे एन गुणे थ्री, दोनों को बराबर कर दिए, 3 3 कट गए थे, पी बराबर एन, यानी ऑप्शन में पी बराबर एन दिख रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 है जो 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। यदि n बराबर p तो अवयव 7x - 5z की कोटि क्या होगी। ये 7 5 हटा दो पहले, इस गुणा करने से कोई मतलब है, प्रोडक्ट है थी, कोई कांस्टेंट है, गुणा करेंगे तो कोई उस अवयव के कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से गुणा करेंगे तो अवयव के कोटि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तभी ना संभव है जब इसकी कोटि बराबर इसकी कोटि है कि नहीं है, बताओ। जब इसकी कोटि बराबर इसकी कोटि तभी ना संभव है, जोड़ घटाना तभी संभव होता है, दो अवयवों का जोड़ या घटाना तभी संभव होता है जब दोनों अवयवों की कोटियां क्या हो, आपस में समान हो। जैसे 2 गुणे 2 का ये भी है तो 2 गुणे 2 का ये भी होना चाहिए, तभी घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। खैर घटाना है और जोड़ना दोनों एक ही नियम है इसके लिए। तो इसकी कोटि क्या दिया है बताओ, इसकी कोटि दिया है 2 गुणे, इसकी कोटि क्या दिया है, देखो यहीं पर कर रहा हूँ। देखो जो इससे पहले 21 नंबर था क्वेश्चन वो और इजी तरीके से हो सकता है, बहुत आसान है, फिर बता रहा हूँ उसको भी कि x क्या है 2 गुणे n और z क्या है z क्या है 2 गुणे p, 2 गुणे p। अच्छा बताओ ये दोनों तभी संभव है ना, ये क्या है, दोनों तभी संभव है ना। हाँ, ये दोनों तभी संभव है जब दोनों की कोटि आपस में क्या हो, बराबर हो। तो दिया है यहाँ पे n गुणे p, तो इसमें से क्या हो सकता है क्या हो सकता है, n बराबर p दिया है, n और p का मान दिया है, n और p का मान दिया है ना कि n बराबर p, तो 7x और -5z की जगह पर क्या हो सकता है, यानी n बराबर p है तो यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग। हाँ देखो शुरू में क्या है 2 है, इसका भी 2 है, तो सब में 2 होना चाहिए ना शुरू में, तो ना इसमें है। देखो देखो ये दोनों आपस में बराबर होगा कोट इनका तभी ना, तो देखो ये तो बराबर है, दोनों वाले वाले तो बराबर है, ये तो बराबर दे दिया है, ये भी दोनों बराबर है। तो पहले वाले से नियम होगा कि 2 है पहले, यानी इसमें से ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 शुरू में नहीं है, ये भी कट गया, ये नहीं है 2 शुरू में, ये भी कट गया, ये भी नहीं है, नहीं ये होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया 2 गुणे n 2 गुणे n, क्योंकि कोटि बराबर होना चाहिए ना, तो 2 गुणे n है और 2 गुणे p है, और n और p आपस में बराबर है, n और p आपस में क्या है, n बराबर p, मैंने 4 भी ले सकते, बराबर है तो 4 ले लो, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 और इसका हो जाएगा 2 गुणे 4। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान एक ही है, तो 2 गुणे 4 इसको भी लिख सकते 2 गुणे 4। तो बताओ 2 गुणे 4 शुरू में 2 2 है ना, अब बाद में 4 4 कुछ भी हो, 2 2 है, 2 2 है, तो 2 2 लिख दो, या 2 गुणे n लिख सकते हो, इसको भी 2 गुणे n लिख सकते हो, या 2 गुणे p लिख सकते हो, इसको भी 2 गुणे p लिख सकते हो, माने दोनों में से कोई एक। तो 2 गुणे n या 2 गुणे n, 2 गुणे p 2 गुणे p, इसमें से कोई नहीं दिख रहा है, इसमें से कोई है दिख रहा है नहीं, यानी हमारा 2 गुणे n यही दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, सॉरी ये दिख रहा है 2 गुणे n, तो 2 गुणे n दिख रहा है, पहले वाला 2 है ना तो 2 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22।